अपनी सीट पर जाएं। आप नहीं जा रहे हैं। चर्चा संवाद के लिए, शक्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। प्लीज and let please go back to your seats. You cannot lay any conditions on me. It is my right to raise a point of order. Please read the rules. मैं पढ़ना नहीं चाहता कि आपसे टिकट की क्या अपेक्षा की गई है। वेल में नहीं होंगे, स्लोगन शाउटिंग नहीं करेंगे। प्ले कार्ड लेकर आप आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों का हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं। पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है। पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपका स्वागत है उस शो में जो आपका अपना शो है, जिसमें आप खुद अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पब्लिक का। अजीब मंजर है, लोकतंत्र की दुहाई देकर विपक्ष संसद में तख्तियां लहरा रहा है और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सत्ता पक्ष लोकतंत्र की ही दुहाई दे रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच लोकतंत्र की ही दुहाई देकर राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं और आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी राजा हैं, देश में पुलिस स्टेट लगा हुआ है और लोकतंत्र की ही दुहाई देकर सरकार संसद चलने का अपील कर रही है। लेकिन फिलहाल महंगाई, जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री बीमार हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अब क्या लोकतंत्र के नाम पर नेता सिर्फ राजनीति के काम पर हैं? संसद सत्र बहस के लिए है या एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए, जिद पर अड़ने के लिए है? सवाल पब्लिक का बस आज इतना ही है। संसद का सत्र चल रहा है या सरकार और विपक्ष के बीच चूहा बिल्ली का खेल, ये समझ नहीं आ रहा है लोगों के बीच। विपक्ष सरकार की बात सुनने को राजी नहीं है और सरकार आम राय बनाने की कोशिशें करती दिख भी नहीं रही है। नतीजा है कॉन्फ्रंटेशन, मिसकॉन्डक्ट यानी गलत आचरण के लिए 2 दिन में 23 सांसदों के निलंबित होने का अब रोष भी आ गया है। निलंबित होने वाले राज्यसभा सांसदों में सुष्मिता देव और डोला सेन समेत टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद हैं। कल ही लोकसभा में हंगामा करने वाले मानिकम टैगोर सहित 4 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था और अब 23 राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 23 सांसद निलंबित हो चुके हैं। मार्च 2005 में गोवा में जब मनोहर पर्रिकर की सरकार संकट में आई थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में हंगामे पर अपनी पार्टी बीजेपी को गलत परंपरा न डालने को लेकर आगाह किया था। लेकिन यूपीए के कार्यकाल के बाद के वर्षों में संसद में बीजेपी ने हंगामा किया और संसद में हंगामे को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताने की दलील तक दे दी। अब पिछले 8 सालों से जब से मोदी सरकार प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में आई है, संसद में हंगामा मौजूदा विपक्ष का हथियार बना हुआ है। हंगामे के लिए मौजूदा सत्र में विपक्ष के पास बहाना है और ये बहाना नहीं, मुद्दा भी है लोगों का, महंगाई। साथ ही ब्रांडेड और प्री पैकेज्ड आटा, दाल, दही, पनीर जैसी चीजों पर 5% जीएसटी। बेरोजगारी की बढ़ती दर भी एक मुद्दा है। लेकिन सरकार की दलील है कि कोविड से पीड़ित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ठीक होने पर ही महंगाई पर चर्चा हो सकती है। लिहाजा संसद में मर्यादा टूट रही है, मान्यताएं टूट रही हैं, सरकार और विपक्ष के बीच बचा खुचा लोकतंत्र का ताना बाना टूट रहा है।
एक ओर संसद में संग्राम के बीच सांसदों का निलंबन हुआ है, तो दूसरी ओर ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह के नाम पर कैंपेन चला रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली के विजय चौक पर धरना दिया है, वो आज हिरासत में लिए गए। राहुल ने मोदी सरकार पर आज बहुत तीखे हमले किए, लेकिन राहुल का बयान आपको सुनवाऊं उसके पहले आप नागपुर के कांग्रेस के कथित सत्याग्रह में क्या हुआ ये तस्वीरें जरूर देख लीजिए। नागपुर में महज ये एक कार नहीं जल रही, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ कार नहीं जल रही, ये गुस्सा भी है और सवाल भी। सवाल ये कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का महात्मा गांधी वाला सिद्धांत यही है? ये फैसला आप दर्शक खुद कर लें। अब राहुल गांधी को मोदी राज कैसा लग रहा है आपको सुनवाना चाहती हूं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, और यहाँ पे ये हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सर क्या आप डिटेन होंगे या आप रुकेंगे यहाँ पर? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप खड़े, आप नहीं जा रहे वापस? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अरेस्ट करना कर लो। हाँ। राहुल गांधी के इस राजा वाले तीखे हमले से सवाल यह भी उठ रहा है कि उनका विरोध महंगाई बेरोजगारी पर है या सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, क्योंकि संसद चल नहीं रही। राहुल सड़क पर सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन संसद में उनकी अटेंडेंस आप देख लीजिए क्या कह रही है। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी के संसद में मौजूदगी सिर्फ 56% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% है। उन्होंने सिर्फ 5 बहसों में हिस्सा लिया है, जबकि बहस में सांसदों की हिस्सेदारी का राष्ट्रीय एवरेज 35.1 है। 56% रिकॉर्ड वाले राहुल गांधी जिस केरल राज्य से सांसद हैं, वहां के सांसदों की संसद में मौजूदगी का औसत 84% है। राहुल के 5 बहस के मुकाबले केरल के सांसदों का बहस का हिस्सा लेने का औसत नेशनल एवरेज से बहुत ऊंचा है, 58.6। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड वाले नेताओं की पार्टी और उनके साथी दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में चर्चा की मांग के आम संसद पर चलने नहीं दे रहे। लेकिन निलंबन के खिलाफ सांसदों का पक्ष क्या है, आइए सुन लेते हैं। Extremely unfortunate if we cannot reflect the mood of the nation inside the house, then why are we public representatives? We get thousands and hundreds of calls saying please raise your voice against the GST and price rise, and that's what we were trying to. हम लोग तो साधारण जनता के बारे में हम लोग बोलना चाह रहे थे। हम लोग को बोलना नहीं दिया है, मगर हम लोग का सस्पेंड किया है। 267 देके ऑफिशियली हम लोग महंगाई में डिस्कशन मांग रहे थे, और आज जब हम लोग ये मांग किया तो तृणमूल कांग्रेस का जो 7 MP है सबको सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच सांसदों के निलंबन के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि विपक्ष चर्चा चाहती ही नहीं। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए, और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। तो अब सवाल पब्लिक का है कि सांसदों के निलंबन के लिए सरकार का रवैया जिम्मेदार है या विपक्ष की जिद। सवाल नंबर 2, क्या महंगाई जीएसटी सिर्फ हंगामा मचाने का विपक्ष का हथियार है? सवाल नंबर 3, क्या देश में पुलिस स्टेट का आरोप लगाकर राहुल गांधी ईडी पर दबाव डाल रहे हैं? आज यही है पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया,
प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विवेक गुप्ता नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस के और सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल जाता है विवेक गुप्ता जी को। विवेक गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं और हर पैनलिस्ट को 60 सेकंड में अपनी पहली बात कहनी पड़ेगी। विवेक गुप्ता जी, संसद में गतिरोध के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार या कांग्रेस पार्टी, जो ये तय कर नहीं पा रही कि उन्हें प्राइस राइज पर डिस्कशन करनी है, महंगाई पर, जीएसटी पर, या ईडी के ऊपर दबाव डालने की पहली प्रायोरिटी है? कौन गतिरोध के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है कि सदन चले, और अगर विपक्ष की कुछ मांगे हैं तो सरकार का काम है उसको लेके बैठना। मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो ये सरकार को लोकसभा और राज्यसभा के बजाय ये सारे डिबेट जो हैं ईडी सीबीआई के दफ्तर में कराना चाहिए, क्योंकि वो जिन ऑपोजिशन मेंबर को पसंद नहीं करती है उनको किसी न किसी तरह ईडी सीबीआई के दफ्तर में पहुंचा देती है। तो वहाँ ज़्यादा डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा फ्रूटफुल डिबेट होगा। खैर, आज जो बात हो रही थी, हमारे लोग, हमारे एमपीज के पास रोज सैकड़ों फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं लोगों के, वो भी जनप्रतिनिधि हैं और उनके पास ज्वलंत समस्याएं हैं। और इन ज्वलंत समस्याओं के लिए जो इस देश का सर्वोच्च मंदिर है, जिसको हम लोग हमारे संविधान का मंदिर बोलते हैं, वो है पार्लियामेंट, जो हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। अगर हम वहां अपनी बात नहीं रख सकते तो इस देश के आम आदमी की बात कैसे रखेंगे? वो हमारे जरिए अपनी बात रखना चाह रहा है, मोदी जी तक, इस सरकार तक, इस देश तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है। तो अगर हम इस मंदिर में आके भी अपनी बात नहीं कह सकेंगे तो कहां जाएंगे, कहां कहेंगे अपनी बात? और अगर बात करने के लिए निलंबन होना पड़ा तो आज ये जो हमारे, मैं तो चाहूंगा नविका जी अगर संभव हो तो 1 मिनट का मौन रखिए अपने चैनल पे, क्योंकि आज जो हमारे सैनिक है डेमोक्रेसी के, सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, डॉक्टर शांतनु सेन, नदीमुल हक और अभी रंजन विश्वास, ये सही मायने में सलूट के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए खुद को निलंबन करवा लिया, मगर प्रजातंत्र की आवाज को खत्म नहीं होने दिया। नमस्कार। तो चलिए गौरव भाटिया जी, सवाल आपसे है, क्या ये सरकार का डिक्टेटरशिप का रवैया है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार और मोदी जी राजा हैं और देश पुलिस स्टेट बन चुका है। जवाब दीजिए कि 2 दिन के अंदर 23 सांसदों का निलंबन करके क्या सरकार सोचती है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और इससे संसद चल पाएगा? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, एक तरफ कहते हैं कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और उसके बाद उसी लोकतंत्र के मंदिर में जो भगवान रूपी चेयर है, स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन, उनकी तरफ पेपर फेंके जाते हैं और प्लेकार्ड लेके आया जाता है। क्या उदाहरण ये लोग देना चाहते हैं आम जनता को? आम जनता तो चाहती है कि तर्कों से बात रखें, लेकिन याद करिए यही डोला सेन इससे पहले भी सस्पेंड हुई थी, और क्यों हुई थी? एक महिला मार्शल को हाथापाई कर रही थी, धक्का मार रही थी, तो वो महिला मार्शल जो है उसकी अस्मिता का कुछ नहीं है। अगर आपको मुद्दे उठाने हैं, क्या ये सत्य नहीं है? सरकार ने कहा है कि चर्चा का एक ऑर्डर होता है जो कि चेयर तय करती है, उस ऑर्डर में चर्चा होगी। और वित्त मंत्री जी, हम सब जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब वो रिकवर करेंगी तो उस मुद्दे पे भी चर्चा हो जाएगी। और कुछ मैं आज यहाँ पे भी आंकड़े रखूंगा, लेकिन दुख की बात यह है, ये चाहते हैं कि नकल डस्टर लेके आए, किताबें लेके आए और चेयर पे फेंकें, और इसको भी ये कहेंगे ये मेरा हक है। नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में आपका हक चर्चा करना है, सकारात्मक चर्चा करना है, रूल्स का उल्लंघन करना आपका हक नहीं हो सकता है। अजय वर्मा जी, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, और मेरा इल्जाम यह है कि कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं वो किसी डिस्कशन के लिए कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते। अगर हल्ला मचाना है, हंगामा मचाना है, वेल में जाना है, तो ये चले जाते हैं। और ये जो देश भर में सत्याग्रह है,
सवाल पूछ रही है एक एजेंसी, अब इस पे सत्याग्रह है। क्या इसी का इम्पैक्ट हम संसद के अंदर भी देख रहे हैं, संसद के बाहर भी देख रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं? मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये दबाव बनाने के लिए है या लोगों के कोई मुद्दे उठाने के लिए आप संसद जाते हैं? क्योंकि लोगों के मुद्दे तो उठ नहीं रहे, और आपको अगर सरकार पर दबाव डालना है तो आप संसद रोककर क्या दबाव डाल पाएंगे? नाविका जी, देखिए, एक सांसद जहां जिस क्षेत्र से आता है 5 लाख से लेके 25 लाख वोटर तक है। गाजियाबाद में 25,50,000 वोटर है, कहीं 10 लाख है, कहीं 15 लाख। हमारे 55 सांसद अगर आज सड़कों पर हैं तो ये समझ लीजिए कि जो 13 करोड़ से करीब वोट हमें मिली हैं, उनकी आवाज तो हम हमेशा उठाएंगे। इसे आप तानाशाही समझ लीजिए, इसे आप सड़क जाम समझ लीजिए, इसे आप कुछ समझ लीजिए। वो लोगों की जवाबदेही हमारी है। हम लोग उस मंदिर में चुन के हम लोगों को भेजा है, तो हम लोग उनकी बात ना करें। इस तानाशाही के खिलाफ इस देश की सरकार ने जो इस देश में अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है, पुलिसिया राज कायम है, एनआईए किस तरह से फौरन डायरेक्ट पहुंच जाता है, वैसे रिपोर्ट पे भी नहीं पहुंचेगा। जिस वक्त चूंकि उसमें एक बीजेपी का एक कर्मचारी, एक सेल का व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, वो जो हत्यारा था उदयपुर में, किस तरह से ईडी पहुंच जाती है, किस तरह से सीबीआई, किस तरह से चुनाव आयोग, ये सारी संस्थाएं बड़ी अच्छी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, लेकिन ये जो काम कर रही हैं सरकार के इशारे, सरकार के ज़े पर जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देश की जनता कह रही है। बीजेपी का आईटी सेल और उनके वीर, बयानवीर और प्रवक्ता ये लोग नहीं कह रहे, ये तो खाली अपना एजेंडा, पॉलिटिकल वेंडेटा चला रहे। राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही सड़कों पर, तो वो पहली बार हुआ है कि अंग्रेजों ने तो नमक पर टैक्स लगाया था और इस सरकार ने पनीर, दूध, दही, रोटी, आटा, गेहूं इस पे लगा दिया, जो देश के इतिहास में या तो वो अंग्रेज थे या ये अंग्रेजों से अच्छे जो टैक्स लगा रहे हैं। तो ये देश की जनता पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? आपने वादा करा था विश्व गुरु बनकर भारत को चमकाने का, लेकिन ये भारत की गति कहां होती जा रही है, कैसे होती जा रही है? सुभ्राष्टा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैं इतिहास निकालूं तो मीरा कुमार जी जब लोकसभा की स्पीकर थी तो 2014 में 16 मेंबर्स को उन्होंने 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। एल राजगोपाल कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने पेपर स्प्रे यूज किया था हाउस के अंदर। 89 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 63 मेंबर्स जो थे वो सस्पेंड हुए थे लोकसभा में। 2012 में 8 मेंबर सस्पेंड हुए थे, 2013 में 12। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब निलंबन किया गया है सदस्यों को संसद से, और ये इसलिए क्योंकि संसद का काम है डिस्कशन करना, डिबेट करना, मुद्दे उठाना, और वहां अगर कोई काम ना हो, दिन प्रतिदिन ये गतिरोध चलता रहे तो काम होगा नहीं और ना लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा, ना लोगों के मुद्दे उठेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि तब की सरकारों को तो किसी ने तानाशाह नहीं कहा था, अब क्यों कहा जा रहा है? क्या इसका कोई औचित्य है? नविका जी, एक बात स्पष्ट है कि हमारे संविधान में ही सांसदों के निलंबन, जिस तरीके से निलंबित उनको किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अगर ऑपोजिशन नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि ये गैर संवैधानिक है, तो ये गैर संवैधानिक नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन के तहत संसद में नहीं रहेंगे तो आपको संसद से बाहर किया जाएगा। जैसे कि क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, तो ये पनिशमेंट की तरह इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, आपने मीरा कुमार जी की बात की, नविका जी, मीरा कुमार जी के लिए मेरे लिए कुछ भी कहना छोटा मुंह बड़ी बात है। तो मेरी कॉलेज की सुपर 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 सीनियर है, उसके अलावा वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके अपने आप उनकी उपस्थिति ही पूरे माहौल को गरिमामय बनाती थी। तो उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया तो और वो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, तो उनके निर्णय को तो कोई कभी भी तानाशाह नहीं कह सकता ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तो लोग एकदम एक तरह से कहिए कि डेमोक्रेसी में ही पले बढ़े, डेमोक्रेसी में ही आगे बढ़े, ना इमरजेंसी आई उनके कालखंड में, न कुछ आया। तो ये तो खैर बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रही थी जो अभी विरोध हो रहे हैं उसको लेकर, लेकिन शायद आप दोबारा मेरे पास लौटेंगी। जी बिल्कुल, समय मेरा शायद खत्म हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मीरा कुमार जी ने जब कहा, इस तरह का फैसला लिया, तब वो तानाशाह नहीं थी। अब तानाशाही के इल्जाम क्यों लग रहे हैं? और घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गलती किसकी है इस बात पर ना जाके अगर हम इस मुद्दे पर जाएं
कि क्या जो संसद में सांसद बैठते हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आम आदमियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो मुद्दे उठाने के लिए हैं या एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए, और किसका जो वार है किससे ज्यादा तेज है, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, टैक्स पेयर देख रहे हैं कि हर मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए होता है और कितना समय जाया हो रहा है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक लेकर। किसी को तो इस पर सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। क्या मिलकर सब नहीं कर सकते? नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 2-3 बातें कहूंगा। सर्वप्रथम तो अगर आपने आंकड़े दिखाए कि कोई नेता पार्लियामेंट में कितने समय उपस्थित रहा, तो मुझे लगता है आवश्यक है कि देश के प्रधानमंत्री के आंकड़े दिखाने चाहिए कि किस तरीके से पार्लियामेंट में उनका गेस्ट अपीयरेंस रहता है। रियल अपीयरेंस तो मुश्किल ही है। खैर, आपको शायद नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमने सुना कि कुछ सांसद निलंबित हुए। मैं देख रहा था इंडिया स्पेंड और तमाम एडिया सब ने आंकड़े छापे कि इंडिया अभी वर्तमान संसद में 116 एमपीज हैं, 39% भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। वर्तमान संसद में जो सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसमें 55% भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने नहीं सुना कि इनमें से किसी को सस्पेंड किया गया था। अजय मिश्रा जी को तो आज तक सस्पेंड नहीं किया गया, उसे भी छोड़ दीजिए। आपने कहा कि जो प्रत्येक मिनट 2.5 लाख रुपए का होता है, तो चलिए उस 1 मिनट की बात करते हैं। उस 1 मिनट में जब सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े दिए तो कुछ इस तरीके से दिए कि कहना चाहती हो कि इस देश में से 30 में से केवल 1 महिला अनएम्प्लॉयड है और 25 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है। जो सरकार देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को नहीं देख पाती है, वो संसद से सच नहीं उगलवाना चाहती। वो चाहती है कि संसद से उसका प्रोपेगेंडा चले जो विपक्ष होने नहीं दे रहा है। गौरव भाटिया जी, डिबेट खोल रही हूं, और गौरव भाटिया जी, तमाम लोगों की शिकायत है और ये कहा भी जाता है कि सत्ता पक्ष का काम होता है हाउस चलाना, और आप ही के पार्टी के नेताओं ने पहले ये कहा हुआ है और ये दलीलें दी हुई हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है अगर सरकार बात ना सुने। ये यूपीए के दौरान कहा गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि आज अगर विपक्ष को दोष दिया जा रहा है कि वो संसद नहीं चलने जा रहे, तो क्या कुछ दोष सत्ता पक्ष को नहीं अपने कंधों पर लेना पड़ेगा? नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, कुछ तथ्य जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो संसद में गरिमा संसद की ध्यान में रखते हुए अपना आचरण हो, ये हर सांसद का कर्तव्य है। ये कह देना कि सत्ता पक्ष संसद चढ़ाएगा और जो विपक्ष में है वो जाके अध्यक्ष पे फाइल मारेंगे, मार्शल्स जो हैं, महिला भी जिसमें है, उनके साथ हाथापाई करेंगे, डेस्क और टेबल पे खड़े हो जाएंगे, ये इनका कर्तव्य है, ये उचित नहीं है। लेकिन ये आंकड़े हैं, पार्लियामेंट कैसे चली। कांग्रेस जब सत्ता में थी 2010 में विंटर सेशन में प्रोडक्टिविटी थी 0%। विंटर सेशन 2012 में प्रोडक्टिविटी थी 0%। घोटाले हो रहे थे, 2G कोलगेट। और बजट सेशन 2013 में 0%। लेकिन बजट सेशन 2021 में 105% प्रोडक्टिविटी रही। ये तो हो गया कि हमने संसद कैसे चलाया है। इसके बाद संसद में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अभी ये बात कर रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े बताइए। इनको ये भी नहीं पता है प्रधानमंत्री जी जो देश के अहम मुद्दों पे निर्णय लेते हैं, उनके और भी जगह पे समय का आवश्यकता होती है और इसलिए उनकी अटेंडेंस नहीं होती है कि अटेंडेंस कितनी है। लेकिन अखिलेश यादव की अटेंडेंस 35% थी जब तक सांसद रहे और इसीलिए अपनी पार्लियामेंट्री सीट से बायपोल भी हार गए। आत्मचिंतन इनको करना चाहिए। राहुल गांधी जब कृषि बिल आए ना नाविका जी, तीनों ये लोग बाहर तो बहुत हुड़दम मचाया, लेकिन संसद में चर्चा करने के लिए राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की अटेंडेंस जो रही है मॉनसून सत्र 2020 में 0%, बजट सेशन 2021 में 54%। सोनिया गांधी जी पे आते हैं, मॉनसून सेशन 20 में 0%, बजट सेशन में 17%। और ये लोग कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे? नाविका जी, सोनिया गांधी जी पिछले 2.5 साल में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बार गई हैं? एक बार।
एक बार सोचिए, कोविड की महामारी में भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं गई। अब मैं आंकड़ों पे आता हूं। पर गौरव भाटिया जी, मैं यहाँ इंटरवीन करूंगी। अगर उनकी तबीयत खराब है और उनके कुछ हेल्थ के कारण है और कोविड का दौर है, तो इसमें अगर कोई थोड़ा बाहर निकलने से परहेज कर रहा है तो आप उसको उनके अगेंस्ट होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन सवाल मैं आपसे दूसरा भी उठाती हूं। मैं उठाना चाहती हूं कि अगर संसद में महंगाई पर चर्चा होने की बात है और वित्त मंत्री बीमार हैं, तो कोई और मंत्री भी तो जवाब दे सकता है। इशू यह है कि क्या आप गतिरोध तोड़ना चाहते हैं, हाँ या नहीं? रास्ते तो निकाले जा सकते हैं अगर सॉल्यूशन ढूंढने की मंशा हो। नाविका जी, सोनिया गांधी जी स्वस्थ रहें और देश के लिए वो सहयोग करती रहें, ये हम आशा करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप एक सांसद की जिम्मेदारी होती है पूरी नहीं कर सकते किसी वजह से, ये कोई आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि आप बने रहेंगे। दूसरी बात, मैंने तो राहुल गांधी की अटेंडेंस बताई 0%। राहुल गांधी तो बीमार नहीं है ना मेरे ख्याल से, वो तो आ सकते हैं संसद में। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने कहा गतिरोध कैसे टूटेगा। आप मुझे बताइए, जब हाउस एडजर्न हुआ, ये आपने देखा होगा स्पीकर महोदय भी कह रहे हैं और चेयर राज्यसभा में भी कह रहे हैं कि हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष प्लेकार्ड लेके आ रहा है। ये तो नियमों का उल्लंघन है, वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके स्टूडियो में कोई व्यक्ति खड़े होके प्लेकार्ड लगा के और नारे करती रहे, आप क्या शो कर पाएंगी? वहां पे एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है जो विपक्ष में नहीं है, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। और अब मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, केवल आधा मिनट चाहिए। देखिए, जीएसटी का मुद्दा इन्होंने उठाया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी थे। इन्होंने खुद सिफारिश करी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, वहां पे क्यों नहीं विरोध किया? और जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला किया, वहां पे क्यों नहीं विरोध किया? आते हैं दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे। आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? राजस्थान, 29%। क्या राहुल गांधी ने कभी वहां कुछ बोला? करने गए थे रैली बेरोजगारी पे और बोल के आए हिंदुत्व पे। ये हाल है। महंगाई 13% से 12% होती थी जब कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार में औसतन 4.5% रही और 6.5-7% है, जो इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में भी कोविड महामारी और तो आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ही गलत है, महंगाई का मुद्दा ही गलत है। इनको देखना चाहिए कि 2012 में क्या था और तब 2022 का तरीका गलत है। नहीं, तो मैं सवाल पूछती हूँ, तो मैं सवाल विवेक गुप्ता जी से पूछती हूँ। विवेक गुप्ता जी, एक बात तो मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ गौरव भाटिया जी से, जो कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई प्लेकार्ड लेकर स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने खड़ा हो जाएगा, तो वहां पर डिस्कशन हो ही कैसे सकती है, डिबेट हो ही कैसे सकती है? और अगर जिद की बात करें तो आप जिद पर अड़े हैं कि महंगाई पर ही आप डिस्कशन करेंगे, जैसे कि देश में और कोई मुद्दे ही नहीं है। अगर सरकार कह रही है, फर्ज करिए कि वित्त मंत्री जी जवाब देंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यह भी एक मुद्दा है। वित्त मंत्री जी को कोविड है और हमने देखा उन्हें आते हुए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय पीपीई किट में वो आई थी, हाउस में वो वोट डालने आई थी। कोविड उन्हें है, तो आप 2 दिन बाद महंगाई की डिस्कशन कर लीजिएगा, तब तक कोई और मुद्दा उठा लीजिए। इशू ये है कि क्या विपक्ष भी कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है या सिर्फ जिद पे अड़ी रहना चाहती है, और इसलिए देश में टैक्स पेयर्स का पैसा जाया जा रहा है? नविका जी नमस्कार। मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूं। पहले पिछले 8 साल में गौरव जी आंकड़े देने में बहुत उस्ताद हैं। प्रधानमंत्री जी ने, जहां मैं भी उस 8 साल में कुछ पीरियड में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास और उनके समय की और कई जगह आवश्यकता होती है। पिछले 8 साल में क्या एक भी ऐसा मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री जी प्रश्न उत्तर, जो क्वेश्चन आवर होता है, उस पर अवेलेबल हो?
हर साल 8 सालों में एक बार भी नहीं, वो सिर्फ जब उनको उनके अपनी बात कहनी होती वो आते, अपनी बात कहती और चले जाते हैं। उन्होंने कभी भी मौका नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, बाकी और भी भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री थे और उन्होंने प्रश्नकाल दोनों सदनों में अटेंड भी किया है और प्रश्नों का जवाब भी दिया। तो ये तो इनको देखना है कि कोई आदमी भगवान बने बिना क्या भगवान बन रहा है। दूसरा, इन्होंने भगवान का शब्द इस्तेमाल किया चेयर के लिए। चेयर सम्मान्य है, आदरणीय है, बट माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनको भगवान के रूप में शायद नहीं देख पाता हूँ। मैं उनका सम्मान करूँगा, उनका आदर भी करूँगा और चेयर के तरफ से जो डायरेक्शन मिलते हैं हमेशा उसका पालन भी किया जाता है। मगर आज समस्या ये हो रखी है कि इतने ज्वलंत मुद्दे हो रखे हैं। पार्लियामेंट की जो सिटिंग है, अगर बीजेपी की उठाई हुई मुद्दा थी जब यूपीए सरकार में थी कि पार्लियामेंट के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम कर दिए गए हैं। आज आप इनसे पूछिए कि ये उससे भी और कम क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों है कि पिछले 2-3 सालों में खासकर 2-3 सालों में जितने भी बिल पार्लियामेंट में लाए जाते हैं ये स्टैंडिंग कमेटी को बाईपास किए हुए लाए जा रहे हैं। 10 में से 1 बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास स्क्रूटनी के लिए आता है। 9 बिल तो ये लोग चाहते ही नहीं है। अगर ये विपक्ष की बात सुनना चाहते और अगर ये चाहते कि विपक्ष का व्यूज आए तो कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के रूट से तो बिल को लेकर आते। और इसके अलावा मैं और 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट मंदिर है, हम मंदिर में पूजा अर्चना करने ही आते हैं, हम अपनी बात रखने आते हैं। मगर अगर अपनी बात नहीं रख पाएंगे यहां इस सिचुएशन को किसी और सिचुएशन से टाइम्स नाउ के दफ्तर से, नविका जी माफ करिएगा, मैं तुलना नहीं कर सकता। टाइम्स नाउ में अगर डिबेट नहीं हुआ तो देश को एक डिबेट से वंचित रहेगा। पार्लियामेंट में अगर डिबेट नहीं हुआ तो देश इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इन सब मुद्दों के जो जवाब खोज रहा उनसे वंचित रह जाएगा। मुझे लगता है पार्लियामेंट में डिबेट ऑपोजिशन भी चाहती है क्योंकि ऑपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मुद्दा आपने उठाया सुभ्राष्टा जी, मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रही हूं और तथ्यों में मैं बता दूं 2006 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में 18 बिल जल्दबाजी में पास हुए थे। मैं आ रही हूं गौरव भाटिया जी। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, सुभ्राष्टा जी और अजय वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं इसलिए उनके पास आई हूं, आप पर आ रही हूं। 2006 और 2014 के बीच 18 बिल जल्दबाजी में हुए। 2006 में 3 मिनट में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। 2006 में ही 14 मिनट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल पास हुआ था। 2007 में 4 मिनट में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल पास हो गया। बैंकिंग रेगुलेशन बिल 5 मिनट में 2007 में। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल 2007 में 5 मिनट में। मुझे बता दीजिए सुभ्राष्टा जी, ये तथ्य क्यों भूल जाते हैं विपक्ष वाले? नविका जी, इसमें ऐड कीजिए, सबसे बड़ा जो सौंप था फूड सिक्योरिटी बिल, वो किस तरीके से पास किया गया था? तो खैर कांग्रेस पे तो टिप्पणी करना ही व्यर्थ है, वो पार्टी बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो चुकी है आज के संदर्भ में। आप देखिए, जिन लोगों को सड़क पे राजनीति करनी है वो सड़क से गायब हैं, जिनको संसद में राजनीति करनी है वो सड़क पे बैठे हुए हैं। ऐसे लोग, ऐसे कैसा विपक्ष है ये हमारा? राहुल गांधी किस वजह से सड़क पर है वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं महंगाई की वजह से है, लेकिन कोइंसिडेंटली वो ऐसे दिन होता है जिस दिन सोनिया जी को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। तो ये विरोधाभास है और विरोधाभास से ज्यादा ये उस राजनीति का परिचायक है जहां पर राजा पर या महारानी पर किसी ने वार कर दिया हो और पूरे संतरी तंत्री खड़े हो गए हो, सड़क पर लेट गए हो। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और डेमोक्रेसी पे भाषण अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि राजा मोदी हैं। मुझे बताइए, जो सुभ्राष्टा जी ने बात उठाई, क्या इस बात का महंगाई के लिए कभी और तो सड़क पर निकले नहीं, उस दिन निकलते हैं महंगाई का मुद्दा उठा के जिस दिन ईडी बुलाती है। तो क्या ये जो उन्होंने टिप्पणी की है कि महारानी साहिबा को बुलाया गया इसलिए संतरी मंत्री सारे खड़े हो गए, ये इनकी अपनी संस्कृति है। जब देश के प्रधानमंत्री हमारी चेयरपर्सन को गाय बोलते हैं, कौन सी गाय बोलते हैं मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता इस पर, तो ये इनकी प्रधानमंत्री जी और इन लोगों की संस्कृति है। गौरव भाटिया जी को अभी एक चिट्ठी हमारे प्रवक्ता इंचार्ज महासचिव जयराम रमेश ने लिखी है जेपी नड्डा जी को कि इन्होंने किस तरह से सोनिया जी और राहुल जी की बेइज्जती की है, वो शब्द भी नहीं
चाहता, तो इनके ब्लड में और संस्कार में है बीजेपी के लोग। ये महिला विरोधी सरकार के लोग हैं, महिला विरोधी सोच के लोग हैं, देश में किस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं और अपने सहयोगी बैठा करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैडम कह रही थी सड़क के लोग ही चुनकर संसद में भेजते हैं सारे सांसदों को। ये गलतफहमी किसी को रहे, राज्यसभा की तो बात छोड़ दीजिए, जो चुने हुए सांसद 545 आते हैं वो सड़क के लोग ही चुन के भेजते हैं। आप जैसे बीजेपी के प्रवक्ता टाइप लोग नहीं भेजते। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? आप जैसे नहीं, आपको सुनना चाहिए। आपके बीच में नहीं बोला मैं, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रही। महिलाओं नहीं नहीं अजय जी, आप गलत कोट कर रहे हैं। अजय जी आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं लगातार कहूंगी, आपने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत कोट किया है। मैं इसीलिए आपको बोलने नहीं दे रही और मैं नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि ये आप लोगों की आदत है कि आप लोग बोले हुए स्टेटमेंट मेरा समय आने दीजिए, मुझे बात कर लीजिए अपने टाइम में। ये अच्छा नहीं लगता, ये असभ्यता लगती है, असभ्यता लगती है। ओके, एक मिनट अजय जी तथ्यों पर गलत होना सही नहीं है। आपने जो तोड़ा मरोड़ा कह रही हैं सुब्राशा जी, पहले उनका वाक्य क्या था वो सुन ले, फिर आप अपनी बात पूरी करें। सुब्राशा जी आपने क्या कहा था? ये सड़क के लोग ही, नविका जी नहीं नविका जी, इसका इस पूरी घटना का संदर्भ है, मैं आपको संदर्भ दे देती हूँ। इन्हीं की प्रवक्ता है। अरे सुनिए तो अजय जी, जब संदर्भ दे रही हूँ तो दिक्कत हो रही है आपको। इन्हीं की प्रवक्ता है जिनको मैंने खुलेआम बॉयकॉट किया है कि मैं उस बदतमीज महिला के साथ पैनल शेयर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि वो सड़क की राजनीति ही करती हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है अजय वर्मा को कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा राहुल गांधी ने सड़क की राजनीति की और वो संसद तक पहुंचे, लेकिन संसद तक पहुंचने के बाद भी उनको संसद और सड़क में फर्क नहीं समझ में आ रहा। ये छोटी सी बात अजय वर्मा के दिमाग में नहीं घुस रही क्या? अजय वर्मा जी उनका कहना है कि सड़क अलग वक्त होता है और संसद का अलग वक्त होता है। संसद के समय में सड़क पर जाना संसद का समय व्यर्थ करना है। इस पर जवाब दीजिए ना। नाविका जी, मैंने बीच में बोलकर मेरा टाइम किल हो रहा है, लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा है, तो मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं ये सभ्यता का प्रदर्शन नहीं करता। चलिए आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें। सुब्राशा जी आप उन्हें बात कहने दे। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जनता के मुद्दों ने, जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता के जो वोट हमें मिल रहे हैं। आज हो सकता है एक नए राजा साहब आए थे 2013 में 14 में, वो राजा साहब नए गुजरात की आए थे और खोज हुई थी भारत की। एक इनकी होने वाली डिप्टी पीएम ये है कंगना रनौत, चूंकि ये भारत की हाथरस की उन्नाव की बेटी को तो वाईपीएस मिलेगी नहीं, उन्हें मिल जाएगी तो वो डिप्टी पीएम भी बन सकती है, तो इनका विशेषाधिकार है। जब वो कहती है इससे पहले भारत ही नहीं था, तो मैं कहता हूं कि जब लोकतंत्र में जनता की बात उठाना, लोगों की बात उठाना, वो हम चुने हुए प्रतिनिधि, पर आप जनता की बात सिर्फ ईडी वाले दिन, ईडी की क्वेश्चनिंग वाले दिन क्यों उठाते हैं? आगे पीछे क्यों नहीं उठाते? क्या जनता बाकी समय छुट्टी पर रहती है या खुश रहती है कि उनके कोई मुद्दे नहीं होते? कोइंसिडेंटली वो डेट हो सकती है। अच्छा, कोइंसिडेंस होता है। गौरव भाटिया जी, अजय वर्मा जी का कहना है कि ये एक महज इत्तेफाक है कि राहुल गांधी जी जब सड़क पर निकलते हैं उस दिन ईडी की क्वेश्चनिंग होती है। वैसे बहरहाल वो निकलते सिर्फ महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी को। देखिए, अभी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोल के कह रहे थे राजा साहब। भारत की जनता तो नाविका जी ये जानती है कि एक परिवार को लगता था कि वो सत्ता में है और ये सारा जो देश है ना ये उसके अधीन है। आज वो रानी साहिबा बताते हैं ईडी से जब पूछताछ चल रही थी तो बड़ा घबरा रही थी, जैसे राहुल गांधी घबरा रहे थे। और आपको नाविका जी ऐसा कोई परिवार भारत में नहीं मिलेगा जो राजनीति से जुड़ा हो, जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। इनको तो एक ईडी कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए कि ईडी का नोटिस आए तो कैसे जवाब देना है। मैं केवल एक बात कहूंगा, देखिए जब आप तर्कों पे कमजोर होते हैं, जब आपके तर्कों में धार नहीं होती है, तो आप पार्लियामेंट से भी दूर रहते हैं और रोड पे तब बैठते हैं जब संसद चल रहा होता है। और जब रोड पे बैठने का समय होता है नाविका जी, तो आप विदेश चले जाते हैं। तो इनका पूरा सिस्टम ही उल्टा है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए हमारी जो लोकतंत्र में प्रणाली है
इसमें पूरी एक प्रोसेस दी हुई है जिसमें आप जो स्पीकर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उसके बाद तय होता है कि किस क्रम में मुद्दे लिए जाएंगे। वहां तो ये तय करवा लेते हैं, बाद में जब स्पीकर कहते हैं अब चर्चा इस मुद्दे पे है, कहते हैं आज हमने पढ़ाई नहीं करी, आज इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। तो स्पीकर साहब क्या करें? अगर आप पार्लियामेंट आएंगे, ये क्लास में आने की तरह है, आपको जानकारी होगी हर मुद्दे पे। अजय वर्मा जी, आप बोल चुके हैं, मैं आपका फेडर डाउन करूंगी 3 गिनने तक, अगर आप चुप नहीं हुए, क्योंकि आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नियंत्रण रहना पड़ता है। ये संसद नहीं है। 1 2 3 आप बोल चुके हैं, आपका फेडर डाउन। गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात खत्म करिए। मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन विवेक गुप्ता जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, आप बात करें, उसके बाद विवेक गुप्ता जी। कहना चाह रहा हूं, देखिए नाविका जी, केवल एक बात कहूंगा, लोकतंत्र में ये स्वस्थ एक तरीका है बहस का कि आप अपनी बात रखिए और विरोध करिए। आप जो है हमारी पोल खोल दीजिए, लेकिन तरीके से करिए, संसद के पटल पे करिए। जब आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने एनआरसी के मुद्दे पे उस वक्त तत्कालीन स्पीकर के मुंह पे फाइल मारी थी, एनआरसी के मुद्दे पे, बाद में यूटर्न ले लिया था। ये जो फाइल मारने का चलन है, जो डेस्क पे खड़े हो जाना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इसकी वजह बता दूं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनका झूठ कहीं टिकेगा नहीं। जब संसद में आप चर्चा करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप गलत वक्तव्य देंगे तो आपको उसके बाद उसके जो भी परिणाम होंगे वो भी सहने पड़ेंगे। इसीलिए संसद में चर्चा नहीं चाहते हैं और रोड पे जिस तरह से ये वर्दी पे थूकते हैं, वर्दी का अपमान करते हैं, ये कोई सत्याग्रह नहीं है, ये तो लूट ग्रह है। जिन्होंने लूटा वो लूट ग्रह कर रहे हैं। मैं इस वक्त पब्लिक के सवाल भी उठाना चाहती हूं। बजरंग बली तिवारी वाराणसी से, विजेंद्र सिंह रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल विवेक गुप्ता जी आप भी सुन लीजिए, कुछ सवाल आपके लिए भी हैं। मेरा नाम बजरंग बली तिवारी, मैं वाराणसी से। मेरा यह सवाल है कि सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई में जनता का कितना भला होगा? महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार भाग नहीं रही तो फौरन चर्चा क्यों नहीं कर लेती? पहला सवाल विवेक गुप्ता जी आपसे, ये कब तक चलता रहेगा और जनता कब तक खड़े खड़े तमाशा देगी? नविका जी, क्विकली बस 2-3 पॉइंट में। एक, राज्यसभा में एजेंडा में है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल। आप और जनता पूरा ये देश डिसाइड कर ले कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी और महंगाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 8 साल से 30 बिल, 1 नहीं 2 नहीं 30 बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी जवाब करो। अंत में चीज कहना चाहूंगा, चेयर पे जो बैठे हैं माननीय हमारे जो चेयरमैन है, चाहे राज्यसभा के और लोकसभा के हैं, संविधान से प्रेरित होकर काम करेंगे तो विपक्ष उनकी बात जरूर मानेगा। मगर अगर वो किसी पार्टी से या सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब हमें मजबूरन अपनी रक्षा करने के लिए और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते ताकि हम चेयर का ध्यान आकर्षण कर सके कि हमारी आवाज भी सुनो। हम भी, आप मेजॉरिटी में हैं, आपको बहुमत मिली है, आप सरकार चला रहे हैं, मगर हम भी हैं। मैं सिर्फ सवाल घनश्याम तिवारी जी आपसे भी पब्लिक का पूछना चाहती हूं। फतेहपुर शेखावटी से श्याम सुंदर वर्मा का सवाल है, जनता आपको चुनकर भेजती है संसद में समाधान ढूंढने के लिए या हंगामा करने के लिए? अब ये जनता सवाल पूछ रही है, जवाब क्या देंगे? जवाब ये है कि अगर आप पिछले 40 साल में, कोई भी आपका दर्शक रिसर्च कर सकता है, सबसे कम अगर संसद में कोई प्रधानमंत्री गए हैं तो शायद नरेंद्र मोदी हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, गौरव भाटिया इसे काट दें। दूसरी बात, जवाब ये है कि जब 2014 से 19 की जो संसद थी, 16वीं संसद, उसमें 16वीं लोकसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्वयं अपने दम पे लगभग पूर्ण बहुमत था। उसमें संसद केवल 331 दिन बैठी है, लगभग जितने वीकेंड हुए उससे कुछ दिन ही ज्यादा। जो सरकार ने तय कर रखा है कि संसद को चलने ही नहीं देना है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो सरकार चाहती है कि संसद से केवल मोदी जी का प्रोपेगेंडा गूंजे लेकिन महंगाई पे आवाज न गूंजे,
बेरोजगारी पे आवाज निकल जाए। जैसे आज आप आंकड़े दिखा रही थी, आपका कोई भी पैनलिस्ट ये मानता है कि क्या इस देश में सिर्फ 25 में से 1 युवा बेरोजगार है और 30 में से 1 युवती बेरोजगार है? सरकार का आंकड़ा तो यही कह रहा है। क्या गौरव भाटिया मानते हैं? तो जब सरकार चाहती है कि देश को यह ना समझ में आए कि आज अगर महंगाई है तो उसको सरकार के चलते है, आज अगर बेरोजगारी है तो सरकार के चलते है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता। मोदी जी का योग में बहुत यकीन है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का एक बेरोजगार मुक्त भारत का योग है। वो ये है कि आप ऐसे आंख बंद कीजिए, ऐसे कान बंद कीजिए, आपको बेरोजगार मुक्त भारत दिखाई देता है। लेकिन अगर अपने आसपास देखेंगे तो सरकार को छोड़ करके हर किसी को भयानक बेरोजगारी दिखाई दे रही है, हर किसी को भयानक महंगाई दिखाई दे रही है। हाँ, सरकार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे बहस कर सकती है, लेकिन इस आड़ में कि वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, कब तक भागती रहेगी? आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने देश को इस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, आप आंकड़ों में बहुत विश्वास रखते हैं, तो आपने एक आंकड़ा देखा होगा जो ब्लूमबर्ग का भी आया है, जिसने कहा है कि 40% प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन में यूएस चला जाएगा, जो कुछ महीने पहले 0% प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन उसमें भारत के रिसेशन जाने में 0% प्रोबेबिलिटी है। स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़े, कम से कम कभी आंकड़े अगर भारत के लिए अच्छा बताते हैं तो ये आपको दिखते क्यों नहीं है? ये भी एक सवाल जनता पूछेगी। मैं मानती हूं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और कोविड के बाद जो स्थिति है इकोनॉमी की, वो कहीं ना कहीं सबके लिए चिंताजनक जरूर है। लेकिन सरकार जो कर रही है वो आपको दिखता नहीं, आंकड़े जो दिख रहे हैं वो आप देखते नहीं। अगर आप बुरे आंकड़ों के साथ अच्छे आंकड़े भी दिखाए तो लोग कहेंगे कम से कम आप बैलेंस्ड व्यू तो रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम कॉन्फ्रंटेशन में लगे हुए हैं, हम बस हमलावर हैं एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और यही शायद पब्लिक भी कह रही है। पब्लिक के 2 और सवाल, विवेक कुमार देहरादून से, अभिषेक मुंबई से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। संस्थाओं पर आप सवाल उठाएंगे, संसद के नियम और परंपराएं मानेंगे नहीं और कहेंगे कि हम लोकतांत्रिक हैं। विपक्ष ने खुद को आईने में देखा है। मेरा सवाल यह है, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर खुश होने वाली बीजेपी क्या यह भूल गई है कि कभी वो भी विपक्ष में रहे हैं? पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे। देखिए नाविका जी, मन की बात रेडियो पे तो हर महीने होती है। 8 साल में पत्रकारों से रूबरू नहीं होते और ना ही जनता के बीच आते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना जी ने कहा है, मैं इन भाई की बात ही बताऊंगा, कि किस तरह से पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं ये गलत परंपरा है, पूरा देश देख रहा है। और ये भी कहा है कि अपोजिशन से किस तरह से, मैं नहीं कह रहा चीफ जस्टिस, अपोजिशन से किस तरह से व्यवहार कर रहा है देश की सरकार, ये उचित और न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। अब मैं इनकी बता दूं, विपक्ष का काम जनता भाई मेरे आपकी आवाज उठाकर आपके मुद्दों की, महंगाई की, मुद्रास्फीति की, बेरोजगारी की, महिला सुरक्षा की, छात्र सुरक्षा की और छोटे व्यापार की, जनता की आपकी बात सरकार और तानाशाहियों के समक्ष रखनी है। जर्मन में भी यही होता था। क्या हाल हुआ श्रीलंका में? गोटेबाया भी वो भी देवता बन गए थे, लोग पूछते थे उन्हें। भगवान ना करे हमें ऐसा हो। भारत तो सोने की चिड़िया है। आज लोग यहाँ ताला खोल के सो रहे हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, GDP 10 हो गई है, कोई बेरोजगार नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं भाई गौरव जी, तो हम ये आपके यहाँ कहना शुरू कर देते हैं और यही CD पूरे देश में सबसे बजवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, दुर्भाग्य से। गौरव भाटिया जी, एक मुद्दा तो है और ये पब्लिक ने उठाया है कि आप भी कभी विपक्ष में थे और कल का किसको पता, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी ना कभी तो सत्ता में आना जाना लगा रहता है। तब क्या होगा? आप भी विपक्ष में होंगे, तब ऐसे ही चलेगा संसद। नाविका जी, जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और जो विपक्ष का आचरण है, मुझे तो ऐसा लगता है विपक्ष खुद को नष्ट करने में लगी है, ये फिदाई बन गई है। और एक बात जरूर कह दूं, सत्ता में हो विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद जो चेयर है उस पे फाइल उठा के नहीं मारेगा, एक महिला मार्शल के साथ वो हाथापाई नहीं करेगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। अब 3 बातें बड़ी कहता हूं जो मुद्दे ये उठा रहे हैं। पहली बात, इन्होंने GST की करी। मेरे हाथ में GST काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था जो इस पे विचार विमर्श करने के लिए कि दही पे, अनाज पे,
जीएसटी किस दर पे लगेगी और लगनी चाहिए या नहीं। इसमें कौन है आपको मालूम है? कांग्रेस पार्टी से जो है शांति कुमार धारीवाल मंत्री है राजस्थान सरकार के, और डॉक्टर अमित मित्रा ये पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, ये थे। इन्होंने वहां सहमति भरी, उसके बाद यहां आके विरोध करते। दूसरी बात, महंगाई की करी तो ये आंकड़े नाविका जी बताना जरूरी है। 2008 में महंगाई दर थी 9%, 2009 में 12%, 2010 में 10.5%, 2011 में 9.5%, 2012 में 10 और 2013 में 9। 2014 में सरकार बदली, दर हुई 5.8, 2015 में 4.9, 2016 में 4.5, 2017 में 3.6, 2018 में 3.4, 2019 में 4.7 और कोविड की महामारी में 2020 में 6 और अभी 6 और 7%। आप बताइए, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस और हमारी जो वर्स्ट भी है वो भी उससे बेहतर है, इसलिए मत बोलिए। और तीसरी बात, बेरोजगारी की सपा के प्रवक्ता कर रहे थे, इनकी सरकार थी, बेरोजगारी दर थी 17% और मेरे हाथ में लेटेस्ट आंकड़ा है, मैं बता दूं। कांग्रेस शासित राजस्थान में 29.8%, झारखंड में 12%, गुजरात भाजपा शासित 3%, उत्तर प्रदेश 2.8%, मध्य प्रदेश 0.5%। 3 बिंदु मैंने आपके सामने उत्तर दे दिया। सलीका प्रश्न करने का आना चाहिए। विवेक गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, यहाँ पर कितनी सहज बहस हुई और ये आंकड़े सामने रखे गए। और विवेक गुप्ता जी, सवाल ये भी है कि जीएसटी काउंसिल में अगर गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अमित मित्रा जी की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया, तो अब इतना विपक्ष के तेवर बदले क्यों? नविका जी, जीएसटी काउंसिल में क्या चर्चा हुई मैं तो वहां था नहीं, मगर मैं एक चीज जरूर कहता हूं, तो अमित मित्रा जी से पूछ लीजिए न इस देश की जनता के चेहरे पर खुशी। नविका जी मैं एक सेकंड, मैं प्लीज, इस देश की जनता में मुझे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। अगर ये महंगाई गिर रही है और इनके जो ये आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से महंगाई, तो ये देश की जनता खुश क्यों नहीं? फिर इतना प्रतिरोध क्यों हो रहा है? इतने हम लोग तकलीफ में क्यों है? इतने ज्वलंत क्यों हो रखे हैं? कोविड की महामारी से बाद अब तो इस साल हम लोग कोविड की महामारी का नाम नहीं ले रहे, अभी महंगाई क्यों बढ़ रही है? तेल के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी जो कोविड के टाइम पे लगाया गया था वो आज तक पूरी तरह रोल बैक नहीं किया गया। स्टेट्स को उनका पैसा नहीं दिया जाता है। बंगाल को जो 100 दिन का कार्य, जो छोटे छोटे मजदूर 100 दिन का काम करते हैं, उसका पैसा तक आप नहीं दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल ग्राउंड बता देते हैं हमेशा। आज 8 महीने से बंगाल की जनता को 100 दिन का काम का पैसा नहीं मिला है। 21 करोड़ क्या आपको किसी ने रोक रखा है? ये खाली गौरव भाटिया जी, जहां महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो ये दर है। आप राजस्थान के नंबर गिनाइए या झारखंड को इनके नंबर गिनाइए, मुद्दा है कि वो भी तो भारत के अंदर हैं और जो पीड़ित हैं वो भी भारतीय हैं। मुझे लगता है कि ये पक्ष विपक्ष करते करते कहीं हम लोगों को तो भूलते नहीं जा रहे। महंगाई मुद्दा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2012-2013 में महंगाई दर 12% थी। तब तो कोई कोविड भी नहीं था, तब क्यों तब महंगाई इतनी बड़ी थी? इस बात का कोई भी विपक्षी दल जवाब क्यों नहीं देता? सवाल यह भी है, क्या हर मुसीबत, क्या हर मुश्किल या हर गलत चीज बस इसी दौर में हुई है? यह भी सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहिए कहे जाते हैं। बिना एक दूसरे का लोकतंत्र की गाड़ी चलनी बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन जब राजनीति में इतनी तनातनी हो कि एक दूसरे का रास्ता काटना ही रणनीति लगने लगे, तो फिर इसे लोकतंत्र में कमजोरियां आती हैं, देश कमजोर होता है। जबकि कोरोना काल में यूक्रेन युद्ध से दुनिया में खड़े हो रहे आर्थिक संकट के बीच भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इसी लोकतंत्र ने हमें 1975 के आपातकाल से लेकर अभी तक के कोरोना काल में हमें बचाया है। हमें इसे सहेजना होगा, हमें इसके लिए
जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे कि देश की संसद ठीक से चले, क्योंकि लोगों के मुद्दे जरूरी हैं। सांसद सिर्फ राजनीति नहीं, सांसदों को लोगों की अपेक्षा करनी चाहिए और उनके सवालों के जवाब लाने चाहिए। सिर्फ सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, संसद में गतिरोध करना, ये किसी भी बात का हल नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ दिनों तक एक पॉइंट बनाने के लिए शायद देश कबूल भी कर ले, लेकिन पूरा सत्र इसी नारेबाजी में निकल जाए तो ये किसके लिए संसद? कहां है लोकतंत्र? किसके लिए है? यही है सवाल पब्लिक का। आज इस शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत।